हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सारा का सारा बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12th का सिलेबस आपको कवर कराऊंगी। तो मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दिया है एंड ऑल, और उसके साथ ही साथ मैंने उसकी सुपरविज़न वीडियो भी उस मेरे चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। तो अब हम जो हैं यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के यूनिट के अंदर क्या है। तो देयर आर 2 टॉपिक्स इन दिस यूनिट। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंस एंड कॉन्सेप्ट्स, और सेकंड आता है हमारा टॉपिक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो हम ट्राई करेंगे कि 2 वीडियोस में ही इस यूनिट की कवरेज कर ले। आज की वीडियो में हम फर्स्ट 2.1 वाला टॉपिक कवर करेंगे एंड 2.2 टॉपिक, अगर हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं हुई तो थोड़ा सा इधर कवर कर लेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में 2 वीडियोस में हम ये यूनिट कवर कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ यूनिवर्सल नेचर एंड अप्लाई टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये हेनरी फ्योल ने कहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हेनरी फ्योल ने दिए हैं, और जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं और जो हमारे दूसरे प्रिंसिपल्स हैं वो F.W. टेलर ने दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये बहुत ज़्यादा रिसर्च कर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद बनाए जाते हैं, कि काफ़ी सालों तक हमने देखा काफ़ी चीज़ों को समझ के बनाए जाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सली नेचर के हैं, कि सारी ऐसे ही प्रिंसिपल्स चूज़ करे हैं टेलर ने कि जो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई हो जाए और वो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस डिसीजन मेकिंग को जो मैनेजर को बताती है। तो ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये एक गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर को जब कोई प्रॉब्लम उसके आगे क्रिएट होती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। तो प्रिंसिपल्स इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रूथ प्रोवाइड अ गाइडलाइन टू अ थॉट और एक्शन। वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। एज आई टोल्ड यू, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद सारी चीज़ों को देखने के बाद बनाए गए हैं। तो ये इस हिसाब के प्रिंसिपल्स होते हैं कि ये हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। जैसे साइंस के प्रिंसिपल होते हैं स्टूडेंट्स, वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं ना, ऐसे हमारे मैनेजमेंट के जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क, कि जो काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर किया जाए। तो ये प्रिंसिपल हर जगह ही अप्लाई होता है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो मतलब एनजीओज हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। जनरल गाइडलाइंस हैं, ये कोई हमें ऐसा नहीं कह रहे कि आपने काम ऐसे ही करना है ऐसे ही करना है, ये जस्ट आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इतने डेफिनेट नहीं है जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होते हैं। ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप काम ऐसे कर ली। आप इनको ऐसा नहीं कहते कि आपको स्ट्रिक्टली उनको अप्लाई करना है। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनाई गई हैं, फ्लेक्सिबल हैं। आप इनको अगर आपको लगता है तो आप ओल्ड प्रिंसिपल्स को अल्टर कर न्यू चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा रिजिड नहीं होते। आगे हैं मेनली बिहेवियरल, क्योंकि ये बिहेवियर के ऊपर बनाए गए हैं। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो मटेरियल एंड ह्यूमन बींग्स को दिमाग में रखते हुए बनाए गए हैं, कि किस कंडीशन में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो किस हिसाब से बिहेव करेंगे और उनको हमें किस हिसाब से ट्रीट करना है। ओके, ये कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। दे स्पेसिफाइड व्हाट द अल्टीमेट आउटकम विल बी इफ एन पर्टिकुलर सिचुएशन, कि अगर कोई चीज़ है वो ऐसे होएगी तो उस टाइम पे आपने कैसे रिएक्ट करना है। कंटीजेंट है, परमानेंट नहीं है। आपको पता होगा कंटीजेंसी का मीनिंग क्या होता है। कंटीजेंसी का मीनिंग ये होता है कि मे बी और मे नॉट बी, कि वो चीज़ हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती। तो कहीं सर्कमस्टांसिस पे ये अप्लाई भी होंगे, हमें अच्छा डिसीजन भी देंगे, कहीं पर नहीं भी देंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स को नज़रिया प्रोवाइड करता है कि अगर किसी जगह उनको दिक्कत आएगी तो उन्होंने काम कैसे करना है। गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस को दिमाग में रख के बनाए गए हैं फ्यूल के द्वारा। अगला हमारा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रिंसिपल्स हमें ये बताता है कि हमने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को कितने अच्छे से करना है। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है बैलेंस डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेजर्स हैं उन्हें बैलेंस डिसीजन लेने के लिए मदद करता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स सो दैट दे कैन टेक
साइंटिफिक और बैलेंस डिसीजन। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न टाइम में जो है सब कुछ चेंज होता जा रहा है, रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनेबल करता है कि वो जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सके। आगे है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर एंड अनेबल देम टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो मैनेजर है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा कि वो अच्छे से काम कर सके, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सके, रीज़नेबल प्राइस में बना सके और टाइम पर सबको अवेलेबल करा सके। ओके स्टूडेंट्स, 6 पॉइंट इसके अंदर आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। एक्चुअली प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स बाय एनरिचिंग देयर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि जो ये प्रिंसिपल्स है, ये गाइडलाइंस हैं। जब एक मैनेजर इन गाइडलाइंस को रीड करेगा, इनकी नॉलेज लेगा, तो उसको पता होगा कि मुझे कैसे काम करना है। दैट्स वाई ये ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सबसे पहले आते हैं। दे आर टोटल 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स। एंड उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको केस स्टडीज़ आ जाएंगे कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट हुआ है, या फिर ये यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल की एप्लीकेशन हुई है, आप बताएंगे किसकी एप्लीकेशन करनी चाहिए, तो आपको बताना होगा उसे। ठीक है स्टूडेंट्स, या कौन कौन से, एक से ज़्यादा ही आते हैं वैसे। तो जो हमारे हेनरी फ्योल हैं, उन्होंने हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के। इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए, क्योंकि ये जानते हैं कि ज़्यादा प्रिंसिपल्स देंगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी लोगों को उनको समझने के लिए। तो उनकी जो बुक थी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उसके अंदर उन्होंने इनको प्रोवाइड करा था। उन्होंने बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्रिंसिपल्स जो हैं वो फंडामेंटल ट्रूथ हैं जो कि एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, और एलिमेंट इज़ अ पॉइंट टुवर्ड अ फंक्शन। ठीक है, मैनेजमेंट का पॉइंट होता है एक फंक्शन को लेकर। तो जो हमारे फ्यूल हैं, उन्होंने 2 चीज़ों को दिमाग में रखते हुए प्रिंसिपल्स बनाए थे कि वो ज़्यादा प्रिंसिपल्स ना बनाएं, ज़्यादा लंबा उनको ना खींचें, वही प्रिंसिपल्स बनाएं जो कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होंगे। एंड देन उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, आप अपने हिसाब से उनमें चेंजेस ला सकते हैं, वो रिजिड नहीं है। तो हमारा वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है हमारा, क्या कहते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, एज फार एज पॉसिबल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइंड ओनली वन पार्ट ऑफ द वर्क। कि जो हमारा काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और हर पर्सन को एक पार्ट देना, कि उससे काम जो है हमारा अच्छे से हो सके। तो इसके पॉजिटिव एंड वायलेटिंग इफेक्ट्स आप देखो। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, इससे स्पेशलाइजेशन इंप्रूव होएगी। जब एक पर्सन एक काम को करेगा तो वो अच्छे से करेगा, क्योंकि जब उसको ज़्यादा बर्डन नहीं देंगे, हम कम काम देंगे तो अच्छे से होगा। अगर हम आपको कह दें कि सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट है स्टूडेंट्स आपके बिजनेस स्टडीज़ में आएगा, तो आप तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन ले लोगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही तो सच इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंक्रीज हो जाता है, स्पीड भी प्रोडक्शन की इंक्रीज होएगी, एंड डिक्रीज ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एंड इससे वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स गॉट ऑल्सो इंक्रीज। तो अगर हम इनको नहीं फॉलो करेंगे, इनको वॉयलेट कर देंगे, तो हमें क्या होगा, स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं होगी, और जो लोग वर्कर्स की काम करने की पावर है वो भी कम हो जाएगी। सेकेंड हमारा प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड टू हैंड। अथॉरिटी होता है किसी को ऑर्डर देने की पावर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस पर्सन के काम को लेकर, या फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने काम को लेकर। ओके स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क, जब एक पर्सन को कोई काम दिया जाता है वो उस रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। This can be only possible जब उसे authority discharge his responsibility. This can be possible only when he is given sufficient authority to discharge his responsibility. अब हम आपको कह देते हैं कि आपने ना एक स्पेसिफिक काम करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास के मॉनिटर हो और आपने कुछ, आपको हमने टास्क दे दिया कि आपने वो टास्क करना है, बट हमने आपको कोई अथॉरिटी नहीं दी। फॉर एग्जांपल हमने आपको कह दिया कि यू शुड हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, बट हमने आपको कोई अथॉरिटी नहीं दी कि आप स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करेंगे। अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या आप उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, या फिर उनको
उनकी जो कंप्लेन है आप प्रिंसिपल सर को कर सकते हैं। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी पर अथॉरिटी नहीं दी, तो अथॉरिटी की भी नीड बहुत ज़्यादा होती है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात आती है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, हमारा जो टारगेट है वो अच्छे से अचीव हो पाएगा स्टूडेंट्स। इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस, जो बच्चा मॉनिटर है उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि उसको अथॉरिटी मिली है कि वो प्रिंसिपल सर को जाके कंप्लेन कर सकता है सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टूडेंट की, या फिर टीचर्स को कंप्लेन कर सकता है। ओके, इसका वॉयलेटिंग इफेक्ट कि अगर हम हमारा जो प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इसका वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होगा। रॉन्ग यूज़ ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ मोर अथॉरिटी, अगर हमें ज़्यादा ही पावर दे देंगे, अगर हम मॉनिटर को ये कह देंगे कि आप भाई सस्पेंड ही कर सकते हो बच्चे को स्कूल से, तो ये तो ओवर ही अथॉरिटी हो गई ना उसको। ठीक है, तो हमें अथॉरिटी भी हिसाब से देनी होती है। डिफ़िकल्टी टू अचीव टारगेट, अगर लेस अथॉरिटी देंगे, अगर हम उसको ये राइट भी नहीं देंगे कि वो प्रिंसिपल सर या मैम को कंप्लेन कर सकता है तो वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेगा। कैन नॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी, आगे है डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, जिससे कॉन्फिडेंस भी कम होगा। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन, द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने चाहेंगे या फिर आप कोई एप्लीकेशन भी असेस करते हैं, अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आता है ना कि आपको इस ऐप को इस हिसाब से यूज़ करना है, द टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा आता है ना, तो दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हम देखते हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होएगा, डिसिप्लिन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में ये कहा जाता है कि आपने आई कार्ड पाकर ही आना है, तो उससे बच्चे डिसिप्लिन रहते हैं, एफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ की भी इंक्रीज होती है, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश होता है कि सारे के सारे लोगों के लिए रूल सेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे स्कूल्स के अंदर हम यूनिफॉर्म पा के आते हैं, उससे क्या होता है कि किसी को भी सुपीरियर या फिर लोअर फील ना हो। तो दैट्स वाई रूल्स रेगुलेशंस इसलिए बनाए जाते हैं कि लेबर मैनेजमेंट का रिलेशनशिप अच्छा एस्टेब्लिश हो सके। इसका वॉयलेटिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स क्या होगा, डिसिप्लिन डिक्लाइन होगा, रेपुटेशन इन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे, डिसऑर्डर होएगा सारे के सारे कामों का, अगर कोई काम टाइम पे नहीं होगा, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहेगा, मतलब जो माहौल है वहाँ का सही नहीं लगेगा, डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ के कॉन्फिडेंस में भी फ़र्क आएगा। अब देखो अगर स्कूल में यूनिफॉर्म ना हो, आप कोई भी ड्रेस कोड पाकर आ जाओ, तो कहीं ना कहीं हो जाता है ना कि यार उसकी ड्रेस अच्छी है मेरी अच्छी नहीं है, तो आपके कॉन्फिडेंस में फ़र्क आएगा। आप जो मेन आपका टारगेट है स्टडी का, उधर तो आपका ध्यान हट ही जाएगा ना। तो दैट्स वाई रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मस्ट। आगे आता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, कि एक पर्सन को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिले। तो आप देख सकते हैं राइट अप्रोच ये है कि M1 एक सुपीरियर है, वो S1 S2 और S3 को ऑर्डर दे रहा है, तो एक सुपीरियर 3 सब ऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, बट एक सब ऑर्डिनेट 2 सुपीरियर से अगर ऑर्डर लेगा तो उसको तो टेंशन हो जाएगी ना, अगर वो M1 की नहीं मानेगा तो M1 नाराज़ हो जाएगा, M2 के हिसाब से काम नहीं करेगा तो M2 नाराज़ हो जाएगा। तो दैट्स वाई दिस इज़ एन रॉन्ग अप्रोच। एंड राइट अप्रोच क्या है कि एक पर्सन जो है, एक जो सब ऑर्डिनेट है उसको एक ही सुपीरियर हैंडल करे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं, कोई कन्फ्यूज़न की सिचुएशन नहीं होएगी कि एक ही जब एक ही हमारा हेड होएगा तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होएगी, एफिशिएंसी होएगी सबऑर्डिनेट की इंक्रीज़, उसके पास सुपीरियर की भी एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी क्योंकि जब उसके सबऑर्डिनेट्स उसकी काम अच्छे से करेंगे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा सुपीरियर है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर S1 ने M1 का काम करा तो M2 को लगेगा कि वो थोड़ा वीक है, और अगर उसने M2 का करा तो M1 को लगेगा। समझ रहे हैं ना। और इससे फ्लेक्सिबल काम होएगा अच्छे से, और एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा। वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होंगी, कंफ्यूज सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, एफिशिएंसी सबऑर्डिनेट्स की कम हो जाएगी, सुपीरियर को भी लगेगा कि उसकी एफिशिएंसी कम है, कन्फ्लिक्ट्स भी होएंगे कि M1 M2 के अंदर ही कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे कि ये M1 की बात नहीं मान रहा सबऑर्डिनेट और वो कहेगा मेरी नहीं मान रहा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की जो सबऑर्डिनेट है वो किसको पहले अकाउंटेबल हो, M1 को या M2 को हो। ठीक है, हाइट ऑफ डिसऑर्डर होएंगे। अगला आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान और अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स, कि एक ही हेड होना चाहिए एक काम को लेकर। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन
ऑब्टेन होएगी ड्यू टू मैनेजर को जो है एक ही काम को कर रहा है। अगर सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर सिर्फ सेल्स में, अब जो देखिए 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं सेल्स, हम मानते हैं सेल, परचेज, फाइनेंस एंड एडवर्टाइजमेंट, हम ये 4 डिपार्टमेंट्स मानते हैं। तो इन चारों के अलग अलग मैनेजर्स होंगे, ठीक है। अगर जो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है वही परचेज देखेगा, वही फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा और वही एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट देखेगा, तो काम तो अच्छे से नहीं होएगा। तो दैट्स वाई इट कैन बी सेड कि एक पर्सन एक काम के ऊपर एक ही हेड होना चाहिए, कि सेल डिपार्टमेंट का जो हेड है वो परचेज डिपार्टमेंट का हेड नहीं होगा, जो परचेज का है वो फाइनेंस का नहीं होगा, और जो फाइनेंस का है वो एडवर्टाइजमेंट का नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है ना? मैं बहुत बेस्ट एफर्ट्स डाल रही हूँ आपको अच्छे से समझ आए और आपको कोई नीड ना हो इधर उधर जाने की, बार बार मतलब यूट्यूब पे से वीडियोस इधर उधर देखने की, और आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर हो कि जब आपको एग्ज़ाम में आप जाएँ एग्ज़ाम हॉल में तो आपको चीज़ें सारी अच्छे से समझ आएँ। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी कि वाओ कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने हिसाब से काम हो रहा है इसमें। अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से इंक्रीज अचीव होएंगे। जब सेल्स मैनेजर सिर्फ सेल्स पे ध्यान देगा तो सेल का जो टारगेट है वो अचीव होएगा। एडवर्टाइजमेंट मैनेजर जो है हमारा वो एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देगा तो एडवर्टाइजमेंट अच्छे से होएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहला होएगा एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगी, डिक्रीज होएगा एफिशिएंसी में, ठीक है, और डिफ़िकल्टी आएगी ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, एंड एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डिफ़िकल्टी इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन। तो हम देखते हैं एक छोटा सा पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है कि जो एक एम्प्लॉई है उसे एक पर्सन से ही ऑर्डर मिलना चाहिए एक टाइम पर, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहती है कि ऑल द एक्टिविटीज़ हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, वो उसके लिए एक ही सुपीरियर 1 पर्सन ही होना चाहिए उसका सुपरविजन। तो इसका एम क्या है कि ड्यूल सबऑर्डिनेशन, प्रिवेंट ड्यूल सबऑर्डिनेशन, कि ज़्यादा सबऑर्डिनेशन ना हो। ड्यूल सबऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि एक सबऑर्डिनेट्स के ऊपर 2 सुपीरियर्स ना हो, और इसका है कि काम जो है वो अच्छे से हो, काम की ओवरलैपिंग ना हो, काम थमे नहीं। एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और इसकी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होती है। द नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी द प्रायोरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, आपकी एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें काम कर रहे हैं, उसके अंदर 100 पर्सनस हैं। अगर 100 पर्सन सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझकर उसके गोल को अचीव करने के लिए काम नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी ना। तो दैट्स वाई वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको हमने प्रायोरिटी देनी होगी अपने इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, कि ऐसा नहीं है कि अगर हम अपना फॉर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, परचेज मैनेजर ऑफ अ कंपनी, a purchase manager of a company has to purchase 100 टन ऑफ रॉ मटेरियल, उसको 100 टन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना था। जो उसका सन है वो सप्लायर है एंड वो मार्केट में सप्लाई करता है, बट वो हाई रेट पे सप्लाई करता है। तो अगर वो ये चाहेगा कि उसके सन से वो सामान ले, वो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफर करेगा ना, बट उसको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने सन से सामान ला लेकर किसी और सप्लायर से सामान लेना होगा जो सही रेट पर सामान प्रोवाइड करेगा। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहला आता है ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी रहती है इससे, कि ह्यूमैनिटी बनी रहती है। एवरीबडी प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ही लॉस में होएगी तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी ना एम्प्लॉयज़, तो इसलिए आपको अपनी जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान साइड में रखकर कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करना होगा। आगे हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्टेन, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली इससे ऑब्टेन होगा। कोऑर्डिनेशन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बीच में एस्टेब्लिश होगी। जब ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि एम्प्लॉय कितने अच्छे से काम कर रहे हैं भाई, तो वो उनको बेनिफिट्स देगी, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी ना, तो दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होएगा। इससे ह्यूमैनिटी की वॉल्टेशन होएगी अगर हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। जेलेसी की भावना बन जाएगी लोगों की और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव सही से नहीं हो पाएगा। आगे है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन विच शुड गिव दैम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाते हो, आपसे काम तो वो 1 लाख रुपए का करा रहे हैं और जब सैलरी देने की बारी आ रही है तो वो 10 लाख की 10,000 की दे रही हैं, तो आप काम तो अच्छे से नहीं करोगे ना। तो दैट्स वाई आपको
सैलरी भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होएगा, इंक्रीज द एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर आपको अच्छी सैलरी मिलेगी तो आप अच्छे से मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। आगे है हमारे अंदर क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन इंक्रीज होएगी। डिक्लाइन इन लेबर टर्नओवर, जो हमारा काम है वो पेंडिंग कम रहेगा और लेबर कम शिफ्ट करेगी एक जगह से दूसरी जगह। अगर आपको अच्छी सैलरी मिलेगी तो आप क्यों उस कंपनी को छोड़कर जाओगे स्टूडेंट्स। अगर आप एज ए एम्प्लॉई अगर आपको अच्छी सैलरी मिलेगी तो आप उस काम को नहीं ड्रॉप करोगे ना। अगर आपको सैलरी नहीं अच्छी मिलेगी तभी तो आप उस जॉब को छोड़कर जाओगे। आगे इसका वॉलेंटिंग इफेक्ट क्या होएगा, लेबर टर्नओवर, की लेबर्स का बार बार चेंज होने का जो टाइम है वो इंक्रीज होएगा। एम्प्लॉयज़ जल्दी जल्दी जॉब को ड्रॉप कर कर जाएंगे। एनकरेजमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी, जब आप सैलरी नहीं दे रहे हैं तो वो तो करप्शन करना शुरू कर देंगे ना। कि जब आप उनको पता है कि उनको 20,000 फॉर एग्जांपल सैलरी मिलनी चाहिए और आप उनको सिर्फ और सिर्फ 10K सैलरी दे रहे हैं, तो जो वो एम्प्लॉय है वो तो करप्शन करना शुरू कर देना कि किसी तरह मैं 20K तो लूँ, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं मेंटेन हो रहा है। उसके बाद आता है डिक्लाइन इन द करेज एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। आगे आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स अ सुपीरियर शुड अडॉप्ट अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, कि अफेक्टिव सेंट्रलाइज होना चाहिए काम इंस्टेड ऑफ कंप्लीट, अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन की जगह इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, द डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, कि जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज हैं उनके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है वो जो है वो सुपीरियर्स के हैंड में होना चाहिए। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। ठीक है, और अथॉरिटी टू परचेज रॉ मटेरियल एंड ग्रांटिंग लीव टू एम्प्लॉयज, इसकी पावर डेलीगेट डिसेंट्रलाइज कर देनी चाहिए सबऑर्डिनेट्स के। तो वो ये कह रहे हैं कि जो मेन डिसीजंस हैं वो तो टॉप मैनेजमेंट ले, उसकी पावर तो वो अपने पास रखे। सेंट्रलाइजेशन होता है कि एक पर्सन के पास ही पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो वो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ की पावर है फॉर एग्जांपल वो तो टॉप मैनेजमेंट के पास ही होनी चाहिए, सुपीरियर्स के पास ही, बट जो लीव वगैरह देने की पावर है या काम पे ध्यान देने की पावर है उस पावर को वो डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर, सुपीरियर का काम थोड़ा हल्का होएगा कि अगर वो लीव्स देने का काम भी सुपीरियर करेंगे तो उनका थोड़ा लोड बढ़ जाएगा ना। बेटर एंड क्विक डिसीजन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है इंक्रीज द एनकरेजमेंट, सबऑर्डिनेट्स भी एनकरेज रहेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं, इसका नहीं करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को अप्लाई, तो क्या दिक्कत आएगी, डिक्लाइन इन एनकरेजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स का एनकरेजमेंट डिक्लाइन होएगा। इम्पेशेंट एंड रॉन्ग डिसीजंस ऑफ द सुपीरियर में कॉज कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड वीक डिसीजन बाय द सबऑर्डिनेट्स इन केस ऑफ द कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। कि अगर सारी की सारी पावर जो भी डिसीजन है, अगर एक एम्प्लॉय को लीव भी चाहिए उसकी पावर भी जो है ना सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट के पास है, तो इससे तो उनका बर्डन इंक्रीज होएगा, डिसीजंस भी रॉन्ग लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और उनको नहीं पता और वो उसको लीव नहीं देंगे तो गलत बात हो जाएगी ना। तो इन कुछ पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना जरूरी होता है। नेसेसरी इंक्रीज इन ओवरलोड, ऑब्वियस सी बात है जब सारे के सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेगी तो उनका लोड भी इंक्रीज रहेगा। अगला आता है हमारा स्केलर चेन, 9th जो हमारा प्रिंसिपल है। आपको इन प्रिंसिपल्स के नाम याद होने चाहिए स्टूडेंट्स और पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल क्या कहता है। एक यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसीलिए उसका डिफरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप उन्हें अच्छे से देखिएगा। वीडियो ऑलरेडी 24 मिनट्स की हो गई है। चलो हम प्रिंसिपल्स तो ये कोशिश करेंगे कि पूरे कर ही लें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो आगे आता है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन इज़ अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन विच मूव्स फ्रॉम हायर रैंक टू लोअर रैंक। की जो आप इधर से देखो, ये होती है स्केलर चेन की AB, B to C, C to D, D to E, F, G एंड इधर से LM, NO, P, Q। कि जो A है उसका जो एज पर देयर सेइंग कि ऊपर से नीचे की तरफ रैंक जा रहे हैं। A B को ऑर्डर देगा, B C को देगा, C D को देगा, E को, F को, G को। ठीक है, दिस इज स्केलर चेन। कि जो ऑर्डर्स हैं वो ऊपर से हाई लेवल अथॉरिटी से ही लो लेवल अथॉरिटी की तरफ जाने चाहिए, ऐसे नहीं चल सकता कि लोअर हायर को दे। वैसे तो होता ही नहीं है ऐसे। फ्यूल का ओपिनियन क्या है, दिस एंड मस्ट बी फॉलो इन
फ्यूल क्या कहते हैं हमारे स्केलर चैन के प्रिंसिपल को लेके कि स्ट्रिक्ट मैनर में फॉलो होनी चाहिए। इससे कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम अच्छे से चलता है और वाइसा वर्सा होता है, कोऑर्डिनेशन भी, और नो स्टेप पोस्ट की भी कोई दिक्कत नहीं आती। कि देखो अगर एफ को बात करनी है तो वो जी, एफ ने जो ऑर्डर देना है वो जी को देना है। अब जी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एफ को बताएगा। ऐसा नहीं है कि जो जी है वो डायरेक्ट ए पे चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्केलर चैन का मतलब यही होता है, स्केलर चैन का मतलब स्टूडेंट्स यही होता है। एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखो ए जो है वो बी को ऑर्डर देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, वो एफ को जी को, ठीक है। अब बट ऐसा नहीं है कि जो जी है ना वो डायरेक्ट ए पे जा सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्केलर चेन की ऐसे ही चलेगी ये, ठीक है। आगे हम देखते हैं फ्यूल लैडर। आगे इसके अंदर फ्यूल लैडर क्या होती है। फ्यूल हैज़ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, ये डायग्राम के बारे में बता रहे हैं कि जो ये डायग्राम है ऐसे ही चलेगा सारा का सारा काम। ये आप एक बार रीड आउट कर लेना। ये डायग्राम के बारे में बता रहे हैं। यूटिलिटी क्या है इसकी, ड्यू टू मोर क्लीन सिस्टम अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन अच्छे से रहेगा, ठीक है। देखो अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन अच्छे से कैसे रहेगा, क्योंकि जो ए है वो बी से बात कर रहा है तो उन दोनों के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन रहेगा, तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन अच्छे से रहेगा। गैंग प्रैंक का मतलब क्या होता है कि सेम पोस्ट के दो पर्सन से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कि इन बिना मतलब की जो लंबाई है कम्युनिकेशन चेन की उसके बजाय जो सेम पोस्ट के पर्सन है वो आपस में बात कर सकते हैं, इसका मतलब होता है गैंग प्रैंक, ठीक है। आगे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है। फ्लो ऑफ ऑर्डरली इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से फ्लो करेगी। अगर देखो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, आपको पता है ना, लोअर वो सॉरी टॉप मिडल एंड लोअर। तो जो लोअर लेवल है वो मिडल लेवल से ही बात करती है और मिडल हमेशा टॉप लेवल से बात करता है। ऐसे तो नहीं होता कि लोअर लेवल के पास राइट होता है वो डायरेक्ट टॉप पे चले जाए, नहीं होता ना। तो हो इससे क्या होता है हमारा जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो अच्छे से बना रहता है। बेटर रिलेशनशिप होते हैं, एस्टेब्लिश क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स का अच्छे से सॉल्यूशन होएगा। अगर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रीच करने की कोशिश करेगी तो उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा। बट वो मिडल लेवल जिनके साथ वो डेली कम्युनिकेट करते हैं उन्हें प्रॉब्लम वो ईजिली बता सकते हैं। इसकी जो वॉलेटिंग इफेक्ट्स क्या है, सबसे पहले डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, बातचीत अच्छे से नहीं हो पाएगी, इंफॉर्मेशन सही से नहीं जा पाएगी, रिलेशनशिप में भी करवाहट इससे बन जाएगी एंड इन प्रॉब्लम भी होएगी, इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलेगी। अगला आता है ऑर्डर। ऑर्डर का जो हमारा प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है कि राइट पर्सन राइट जॉब पे हो और राइट थिंग है वो राइट प्लेस पर हो। 2 टाइप के ऑर्डर होते हैं, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर क्या होता है, फिजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड, एंड सोशल ऑर्डर होता है ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो फिजिकल रिसोर्सेज का ऑर्डर का मीनिंग क्या होगा, कीपिंग द फिजिकल रिसोर्सेज इन ऑर्डर मीन्स प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एट राइट प्लेस। कि हर प्रोडक्ट, अब देखो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, एक है सेल्स का और एक है परचेज का, नहीं एक है प्रोडक्शन का सॉरी और एक है सेल का। तो जो मशीनरीज है अगर वो हम सेल डिपार्टमेंट में रख देंगे तो हमने जो हमारा प्रोडक्ट वो जो मटेरियल है उसका राइट ऑर्डर नहीं रखा ना। जो हमारी मशीनरीज हैं वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होनी चाहिए ना। तो दिस इज़ द थिंग। और राइट प्लेस पे पर्सन भी राइट होना चाहिए। अगर कोई पर्सन की क्वालिफिकेशन इतनी हाई नहीं है तो उसको हम हाई पोस्ट तो नहीं देंगे ना। तो दिस इज़ दैट मीन। आगे है पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके क्या होंगे, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम अच्छे क्वालिफाइड पर्सन को हाई पोस्ट देंगे तो यूटिलाइजेशन उसकी ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से होगा। अगर उसे लोअर पोस्ट दे देंगे तो उसकी क्वालिफिकेशन की उसमें नेग्लिजेंस होएगी। नो लॉस ऑफ टाइम, टाइम का लॉस नहीं होगा, डिसिप्लिन बना रहेगा। इसको वॉलेटिंग इफेक्ट क्या होंगे, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज इन पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स एंड हाई ऑफ डिसऑर्डर। अगला चलो हम ये वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट्स की हो गई है तो हम इसको यहीं करते हैं ड्रॉप आउट। और हम जो 11th हमारा इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल इनिशिएटिव एंड हमारा जो एस्पिरिट द कॉप है, इन 4 आई थिंक 4 रह गए हैं हमारे, 3 रहती है, हम इन 4 हम हमारे जो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आगे हम हमारे जो FW टेलर है उनकी टेक्निक्स और उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवरेज। आई थिंक ये
चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, मे बी ये 3 वीडियोज़ ना ले लें। चलो जैसा भी होएगा हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट में बताना कि आपको अच्छे से समझ आया ना नहीं आया, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।